इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और अब तक सुबह शाम के साथ साथ दिन में भी ठंडी हवा चलने लगी और मौसम के साथ हम अपने कृषि कार्य को तो ध्यान रख ही रहे हैं, साथ के साथ जो हमारे टाबर है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग या अपना भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर ठीक रहा होगा तो भाई काम भी जब रहा होगा। और नुका अगर कि भाई जो जाडा है या तो आता हो या सीधा करा या फिर जाता हो, तो भाई यह एक शुरुआत है। तो इसके अंदर आप शरीर का ध्यान रखिए, खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए और ध्यान ज़रूर हम अपने कृषि कार्यों का भी रख रहे हैं। और आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम वैसे तो बहुत कुछ लेकर आकर भाई, मौसम भी है और कल के कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है और साथ के साथ भाई हम विशेषज्ञों से भी बातचीत करते, चाहे हमने उनको खेतों में बुलाना पड़ा है या फिर हमने खुद जाना पड़ा है, तो बातचीत हम ज़रूर करवाते हैं ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आप तक सीधे पहुँचे। और अब की बार जो हमने भाई जो बातचीत करी है, जो भेंट वार्ता के अंदर हमारा जो विषय अब की बार आया है फसल अवशेष प्रबंधन पर हमने बातचीत करी है डॉक्टर प्रवीण कुमार से, जो एडीओ है रादौर में, और जिनसे बातचीत करी है जो भेंट करता है गिरधारी लाल ने बातचीत करी है और बहुत बढ़िया जानकारी उन्होंने प्राप्त करी है हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। तो बिना देरी के भाई बातचीत करते हैं और ये सुनते हैं भेंट वार्ता फसल अवशेष प्रबंधन पर डॉक्टर प्रवीण कुमार एडीओ रादौर से गिरधारी लाल की बातचीत। आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आप हैं कृषि विकास अधिकारी रादौर में। डॉक्टर साहब, एक फसल तैयार है और कटने वाली है, मंडी में जा भी रही है, इससे पहले दूसरी फसलें भी होती हैं, लेकिन हर फसल के पश्चात कुछ अवशेष बचते हैं। उन अवशेषों का सही प्रयोग न करके जब दुरुपयोग करते हैं सिर्फ बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत नुकसान भी होते हैं। इसी भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में फसल अवशेष है क्या। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार बोलता हूं। फसल अवशेष प्रबंधन ये बड़ा ही पुराना विषय है। फसल अवशेष प्रबंधन में क्या है, जो भी फसल अवशेष बच जाते हैं उनका प्रबंधन हम कैसे करें, उसके बारे में हम इसमें विस्तार से जानेंगे। जैसे फसल अवशेष बच जाते हैं, मुख्य रूप से हमारी जैसे धान की फसल अब कटाई की ओर है, जो फसल अवशेष बच जाते हैं उनको हम 2 तरीके से उनका हम प्रबंधन करते हैं। ये कह ले कि जो पहले फसल काटेंगे, झाड़ेंगे, उसमें जो पुरानी बचेगी उसे आप अवशेष कहेंगे जी। ऐसे गेहूं की फसल में जैसे फांदे बचेंगे उसे अवशेष कहेंगे। तो इनका कैसे सही प्रबंधन करें। इनका हम प्रबंधन 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन और दूसरा होता है एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन। जो इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन होता है, हम इसमें जो अवशेष बच जाते हैं फसलों के, या उनको फांदे बोल लो आप, फांदे बच जाते हैं, उनको जमीन के अंदर मिलाना। अच्छा, वहीं पे मिलाना जमीन के अंदर ही, तो वो इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन है। दूसरा है एक्स सीटू प्रबंधन। एक्स सीटू में हम जो भी फांदे अवशेष बच जाते हैं उनको गांठों के रूप में या बेल्स के रूप में खेत से बाहर निकाल के दूसरे उपयोग में उनको हम लाते हैं, तो उसको हम एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन बोलते हैं। दोनों ही प्रबंधन के विस्तार से जानना चाहेंगे, किस तरह से उसे खेत में मिला सकते हैं और क्या उसकी विधि रहेगी। पहले हम बात करते हैं इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन की। इसमें बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे मल्चर, चॉपर, स्प्रेडर,
हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, अपना सीड ड्रिल है, तो इनके प्रयोग से हम जो इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन है वो कर सकते हैं। जैसे आगे गेहूं की बिजाई करनी है तो हम हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जो मशीनें हैं उनके प्रयोग से उसमें बिजाई कर सकते हैं। दूसरी जो विधि रहेगी वो एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में एक बेलर मशीन आती है, उससे क्या है जो भी फान्य अवशेष बच जाते हैं उनको उनकी वो बेल्स बनाती है, गांठे हम जिनको बोलते हैं, तो वो बेल्स बना के दूसरे स्थान पे उसको शिफ्ट कर देते हैं कहीं पे भी, किसी फैक्ट्री में, गत्ता फैक्ट्री में या कहीं और पराली का जो यूज होता है। तो सरकार भी कुछ सहायता करती है इसके अंदर? जी, इस पे अगर किसान भाई कोई भी फसल अवशेष प्रबंधन करता है, चाहे वो इन सीटू हो या एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन हो, सरकार उस पे 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देती है किसान भाइयों को। ये सब खर्चा हो गया, हाँ, जो भी उसका खर्चा आता है लगा लो प्रबंधन में, वो उसको मिल जाता है। तो जो 1000 रुपए प्रति एकड़ मिलना है वो मिलना कैसे है, उससे क्या विधि रहेगी? इसके लिए किसान भाई को ऑनलाइन पोर्टल होता है, उस पे अप्लाई करना पड़ता है, वो खुल जाता है पोर्टल, उस पे अप्लाई करना पड़ता है। जितने भी मान लो किसान भाई प्रबंधन करता है, चाहे वो 1 एकड़ हो उसका या 20 एकड़ हो, सबकी उसे प्रोत्साहन राशि मिलती है। एक पोर्टल है आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके अंदर हम डाल देते हैं कि मेरे पास इतने एकड़ धान की है। हाँ जी, हाँ जी। क्या उस सब का मिलेगा या उसने कुछ लिखना पड़ेगा कि मैंने इतने जो है एकड़ का हमने जो प्रबंधन कर लिया? जितने एकड़ का वो प्रबंधन करता है उतने एकड़ का उसको मिलेगा इसमें। जी, तो सब क्यों जरूरी है प्रबंधन? ये क्या जो हम इसको वैसे नहीं फेंक सकते या जला सकते, कुछ नुकसान है इसका? प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पराली होती है या फान्य अवशेष बच जाते हैं फसलों के, उनको जलाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये आम बातें हैं, सभी को पता है ये। जैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जमीन की जो स्वास्थ्य शक्ति है वो नष्ट होती है, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं जमीन के अंदर, जो सूक्ष्म जीव मित्र कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जमीन का तापमान बढ़ जाता है जिससे उसकी जो जल धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। बहुत सारी सांस की बीमारियां है, दमा है, अस्थमा है या त्वचा से संबंधित बीमारियां वो हो जाती है। हमने ये देखा कि जैसे हम पराली में आग लगाएंगे या पानी में आग लगाते हैं, सड़क पे जा रहा है जो व्यक्ति, दुर्घटना भी बहुत हाँ, जान की भी हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, क्योंकि पराली जलाने से नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, ये बहुत सारी जहरीली गैसें हैं जो वो वायु में मिल जाती है, जिसके कारण क्या है एरोसोल्स होते हैं वो बन जाते हैं, जिसके कारण कोहरा बन जाता है। कोहरे से क्या हो जाता है, कई बार दुर्घटना का कारण बनते हैं। धुआं सड़क पे इतना ज्यादा हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का वो कारण बन जाता है। तो सब कुछ तत्व होंगे जो इनमें हैं अवशेष पराली के अंदर हैं, तो ये हम किसान से सीधा समझा पाए भी कितने इसमें नाइट्रोजन है, कितने फास्फोरस, ताकि समझ रहे कि वास्तव में ये एक बात नहीं है, वास्तव में एक तथ्य है कि मुख्य रूप से जो पराली में अवशेष में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और कई अन्य सूक्ष्म तत्व है जो वो भी होते हैं, सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। जो हम अगर बात करें 1 मीट्रिक टन अगर पराली अवशेष है, उसमें 7.5 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है धान की पराली की, ठीक है जी। 1.2 किलोग्राम उसमें फास्फोरस होती है और 15 किलोग्राम पोटास। तो अगर हम 1 मीट्रिक टन धान की पराली अवशेष जलाते हैं तो उससे हमें 7.5 किलोग्राम जो नाइट्रोजन, 1.2 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटास का हम नुकसान कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये कह कि जो और मिलनी थी वो भी समाप्त हो जाती है। हाँ, वो भी समाप्त हो जाती है। अगर हम इसको अपने खेत के अंदर मिला लें तो उससे क्या फायदे रहेंगे? देखो, इसको खेत में मिलाने से एक तो हमारी जो जमीन की उपजाऊ शक्ति वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो जैविक कार्बन होता है वो अगर बढ़ जाता है ना जमीन का, तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है। जो मित्र कीट हैं वो नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मित्र कीट हमारे क्या है, अगर हम अवशेष जला देते हैं ना, जलाने से क्या बहुत सारे जो कीट हैं वो फसलों पे आक्रमण बोल देते हैं। जो मित्र कीट है वो उनको खाते हैं, हानिकारक जो कीट है उनको खाते हैं। आग लगाने से मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से बीमारियां और कीट बहुत सारे आ जाते हैं। जी,
सब एक साथ ही जब हम बात करते हैं, हम भी जाके क्षेत्र में बात करते हैं, या जो कृषि विभाग का भी CRM के नाम से जो है अभियान चलाया गया है पीछे से कि भी जो है अवशेष को ना जलाया जाए, तो हम कहते हैं किसान साथियों को भी आग लगाओगे नुकसान होगा, कहते कि नहीं, ये तो खाली एक बात कहने की बात है। क्या वास्तव में आग लगाने से उसका भूमि का तापमान बढ़ता है या कुछ ऐसे नुकसान तो होते होंगे? जी जी, आग लगाने से 1000 गुना टेम्परेचर है जो जमीन का वो बढ़ जाता है। जमीन बहुत ही कठोर हो जाती है, जिससे क्या है फसल आने वाली जो फसल हम लगाते हैं उसका जर्मिनेशन है, जो जमाव होगा वो कम होगा। और सब कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिसे बड़े अच्छे दलहनी फसल की बात करते हैं, उनके अवशेष जो बचते हैं उनके बचते हैं, चाहे मूंग है चाहे जो भी है वो है, उनके अवशेष बचते हैं। क्या उनके जो है अवशेष को हम जमीन बनाने से खाद का प्रयोग कर सकते हैं, खाद रूप में ले सकते हैं? जी जी, क्योंकि जो भी दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए तत्व होते हैं जो मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम जमीन में जो भी दलहनी फसलें हैं उनको जमीन के अंदर हमें मिलाना चाहिए। तो हम ये मान के चलें कि एक तो आप उसको जो है अवशेष को जड़े से बच रहे हैं, जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म होने से बचा रहे हैं, दूसरा आप जो है हरी खाद का एक से प्रयोग कर रहे हैं उस सारे अवशेष को। तो सब आप विशेष संदेश हमारे किसान साथियों को इस विषय में देना चाहेंगे? विशेष संदेश मेरा किसान भाइयों से यही है कि फसल अवशेष में आग ना लगाएं, क्योंकि पहले क्या होता था, किसान भाई कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है आगे बुआई के लिए, हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हमारी मजबूरी है आग लगाना उसमें। लेकिन अब ऐसी मशीनें आ चुकी हैं तो उनका प्रयोग से हम फसल अवशेष प्रबंधन को आसानी से कर सकते हैं। एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पे कि मशीन की जब बात आई, बहुत सी मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, उन मशीन की उपलब्धता कैसे है? या तो किराए पे मिलेंगी? मशीन की जब बात आई, क्या तरीका उसका प्रयोग कर सकते हैं? हरियाणा सरकार द्वारा बहुत सारी मशीनों की सब्सिडी दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कस्टम हायरिंग सेंटर है वो स्थापित किए गए थे। हर जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। उनमें कस्टम हायरिंग सेंटर में जो मशीनें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो वहां से हम मशीनें लेके इनका प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए किसी पोर्टल पे जाना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए किसी पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट जो भी ये हैं उनसे हम मिल सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर के जो मालिक हैं उनसे मिल सकते हैं। तो किराए पे मिलेंगे? हाँ, किराए पे मिल जाती है, लेकिन उनका किराया फिक्स होता है, वो उससे ज्यादा किराया नहीं ले सकते। तो ऐसा तो नहीं भी ज्यादा किराया 2 आदमी मिलकर दे रहे हैं उसको, ऐसी कुछ ऐसी व्यवस्था है या किराया इसका नॉर्मल सा होता है? नॉर्मल ही किराया होता है इसका। अच्छा, तो यानी हर किसान से ले सकता है, जो भी बड़ा सा बड़ी जमीन का किसान है ले सकता है आराम से। हाँ हाँ, जो छोटे एकड़ का जमींदार है वो भी उनसे संपर्क करके ले सकता है। व्यक्तिगत किसान भी 50% सब्सिडी पे कृषि यंत्र ले सकता है। तो खरीदने की व्यवस्था भी है? हाँ, इसमें खरीदने की व्यवस्था है। इसमें भी 2 टाइप से है। एक तो किसान समूह बना के 80% तक सब्सिडी पे वो कृषि यंत्र ले सकता है। अगर कोई व्यक्तिगत किसान अकेला किसान लेना चाहता है तो 50% सब्सिडी उसके लिए उपलब्ध रहती है। जो खरीद के अपना काम भी कर ले, और किराए पे भी चला सकता है। जी जी जी, अपने पैसे भी पूरे कर सकता है। हाँ हाँ। तो डॉक्टर प्रवीण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधार। तो साथियों, ये तो हमने भेंट वार्ता सुनी है फसल अवशेष प्रबंधन पर डॉक्टर प्रवीण कुमार एडीओ जो दौर में हैं, गिरधारी लाल जी ने बातचीत करी थी, तो ये भेंट वार्ता हमने सुनाई। और अब बात जो दूसरी चर्चा की हम कर लेते हैं, और चर्चा का जो हमारा विषय है स्वच्छ भूमि व स्वच्छ पर्यावरण का कृषि पैदावार में महत्व। और देखो, जो भेंट वार्ता सुनी इसमें भी भाई पर्यावरण को बचाने के लिए जो फसल अवशेष प्रबंधन, क्योंकि उससे भी भाई प्रदूषण भी फैला है और भूमि भी स्वच्छ नहीं रहती, तो बिल्कुल हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ भूमि हमारी होगी तो स्वच्छ पर्यावरण भी होगा। और जो बीमारियाँ जिस तरह हम भेंट वार्ता में सुन रहे थे, तो उन बीमारियाँ तभी हम बस का है। तो स्वस्थ भूमि के लिए भाई हमने देखो नूतः जो भारत की जनसंख्या भाई लगातार नूतः बढ़ती जा रही है, और ज़मीन की जो जोत भाई लगातार कम होती जा रही है, और अन्न उत्पादन की जो मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भाई हमें
फर्टिलाइज़र और मतलब कि जो कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं ताकि भाई कम समय में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मांग वह पूरी हो सके। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई जो हम जहर खिला रहे हैं वो भाई कहीं ना कहीं हमारे को वापस ही मिलता है और पर्यावरण भी ख़राब रहता है। और जो एक पहले आदमी बहुत ज़्यादा जिया करते भाई, सोता ही पहुंच जा करती गाड़ी, लेकिन आजकल भाई 60 के दौरे दम तोड़ देते। और ये स्वस्थ जो खान पान है ये नहीं रह रहा, इसकी वजह से है और पर्यावरण के अंदर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमने ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी जो भूमि है वह स्वस्थ होनी चाहिए। और स्वस्थ किस तरह होगी, क्योंकि जो भूमि के जो बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हम अगर जो कुछ बातों का ध्यान रखें तो उसमें निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा हमारे इसमें बढ़ोतरी होगी। जिस तरह भाई जीवाणु खादों का उपयोग हमने करना चाहिए और रासायनिक खादों का इस्तेमाल घटाने के लिए हमने जीवाणु खाद जिस तरह फास्फेट, विलय या जैव उर्वरक है जिसने हमें पीएसबी भी कह दिया, अगर भाई राइजोबियम और एजोटोबैक्टर के जो इस्तेमाल करना चाहिए। फसल की बिजाई तो पहले भाई इन जीवाणु खादों से बीज का उपचार करके हम बोने पर वातावरण की नाइट्रोजन की जो भूमि में एकत्रित कम कर सके। इसलिए भाई जीवाणु खादों का उपयोग भूमि के स्वस्थ होती है और फसल उत्पादन में वृद्धि और पर्यावरण भी इसमें बढ़िया रहता है। इसी तरह भाई जो गोबर की खाद का है उसका भी हमने प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो धान गेहूँ फसल चक्र में जो भूमि की जो संरचना है वह परिवर्तन हो रहा है भाई इसमें। और गोबर की जो खाद से वह बिजाई तक 20 से 25 दिन पहले खेत में बिखेर कर भाई तुरंत इसमें जुताई कर देनी चाहिए। और फार्म हाउस में रहने वाले जो किसान बायोगैस संयंत्र लगा कर भी गोबर की भाई खाद का शीघ्र और बहुत बढ़िया उपयोग इसमें कर सके। तो बायोगैस संयंत्र भाई सब्सिडी भी मिल रहा है, सरकार भी पूरा ध्यान अच्छी तरह किसानों का हमारे रख रही है। इसलिए भाई रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल होगा तो और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। और इसी तरह जो हरी खाद का उपयोग हम इसमें कर सके जिस तरह स्वस्थ भूमि रहे, इसमें भाई हरी खाद वाली जो फसलें जिस तरह ढेंचा की बात कर ले या मूंग की बात कर ले, इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन या यौगीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बढ़ाती है। तो भाइयों ये फसल मिट्टी की भौतिक अवस्था में सुधार है और जो माटी का जो कार्बनिक अंश है वो बनाने में भी इसमें सहायक रहे। तो हरी खाद का इस्तेमाल हमने करना चाहिए। और इसी तरह जो फसल चक्र में परिवर्तन भी हमने करना चाहिए। इन्होंने भाई हम खेती न लेते रहे, इसमें धान गेहूँ फसल चक्र से न केवल जमीन की उपजाऊ शक्ति घट रही है बल्कि जल स्तर भी आए दिन इसमें काफ़ी नीचे खिसकता जा रहा है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो फसल चक्र बदलकर धान की अपेक्षा मक्का, अरहर या फिर मूंग उगा कर हम सके है जिस तक पानी का जल स्तर नीचे जाने तक बच सके है और भूमि की उर्वरा शक्ति न भी इसमें हम बढ़ा सके है। और भाई समन्वित जो कीट प्रबंध है जिसने हम IPM बोल दिया करे, इसमें समन्वयन कीट प्रबंध अपनाकर किसान काफ़ी हद तक पर्यावरण को दूषित होने तक बचा सके है, क्योंकि रासायनिक दवाइयों के उपयोग से न केवल हानिकारक कीट मरते हैं बल्कि प्रकृति के मित्र भी कीट भी मर जाते। तो समन्वित कीट प्रबंध से हमने क्राइसोपरला, लेडी बर्ड बीटल या सिरफीड मक्खी और भिरड़ जिस तरह ये मित्र कीटों को बचा सके है जो हानिकारक कीटों को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए बना IPM पर्यावरण को दूषित होने से बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका से इसमें खाद्यान्न उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और जमीन की उर्वरा शक्ति भी इसमें अच्छी तरह बढ़ेगी। तो साथियों इसमें हमने अगर जो इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो वास्तव में भाइयों इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा ले सका है। इस तरह भाई जो जैविक कीटनाशक की अगर जो हम बात करें तो रासायनिक उर्वरक से बचने के लिए फाइरिलिया परजीवी और AB नाइट्रोक्रोमा आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। इनका प्रयोग न केवल बहु प्रभावकारी होगा बल्कि इससे मनुष्य या पशुओं के स्वास्थ्य पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी तरह जो फसल के अवशेष नहीं जलाने चाहिए भाई। खेत में फसलों के अवशेष जलाने तो भाई जो भूमि का जो विद्यमान एजोटोबैक्टर, केचुए या पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भाई भूमि की जो उपजाऊ शक्ति वह बनाए रखने के लिए बोलकर भी खेत में किसी भी फसल के अवशेष न जलाए बल्कि गला सड़ाकर खेत में ही कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करें। इसका पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा और किसान को अच्छी पैदावार भी मिलेगी। और भाई अगर जो देखो जलाते फसल को तो भाई उसमें मित्र कीट इसमें मर जाते हैं, तो ऐसा ना करें। और आजकल तो भाई सरकार भी जिस तरह हम कई किसान नहीं मानते हैं तो भाई सैटेलाइट तक भी फ़ोटो खींच कर भाई उनके चलान भी कट लग रही है और सरकार भी बहुत सख्त हो रही है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग भाई दमे की बीमारी से धूमित है। जिस तरह हम खेत के किनारे जो उसमें आग लगा देते हैं और भाई जो सड़क होती है उसमें
कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते, तो हमने ये ध्यान रखना चाहिए भाई, हमने जान भी बचानी चाहिए, पर्यावरण का ध्यान भी रखना चाहिए, और एक जो समझदार किसान है उसकी हमने भूमिका निभानी चाहिए। तो साथियों, यह बात आज जो हमने करी फसल के बारे में कि भाई हमें स्वास्थ्य मृदा का, माटी का हम किस तरह रखा है, इसका हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और साथ के साथ जिस तरह बात हम कर रहे हैं कि इसके अंदर भाई देखो थोड़ा सा ध्यान किसान भाई भी रखा है, तो भाई देखो सरकार तो पूरा ध्यान रख रही है, तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि इसके अंदर हमने ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, अब सुनते हैं एक बारी मौसम के बारे में, जो मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 81% रही। हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो 11 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने, तापमान में गिरावट आने, बादलवाई रहने, हवा की गति सामान्य रहने के साथ अधिकतर स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, अनुमान है कि अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है, तो आप अपनी फसलों में सिंचाई छिड़काव रोक लें तथा फसलों की बुआई भी रोक लें। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो बात करी हमने डॉक्टर ममता से और बहुत बढ़िया जानकारी बताई। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की भी हम जानकारी देते हैं। भाई कल है रविवार, और रविवार को तो आपका मनपसंद कार्यक्रम ज़रूर आता है, कार्यक्रम थारी चिट्ठी हमारे गीत। और अब साथियों, बात कर लेते हैं मनोरंजन की, और चर्चा भी ज़रूर एक और करेंगे, लेकिन अब सुनते हैं ये रागनी। पाटिक रावण लाग्या, नाड़ तले में गोली, एरी पसगर की बतान सुन के रानी भी ना पलम भेद गई पियर में, पलम भेद गई पियर में, ये दो मूर्त
थी दमयंती रानी के, और राजन ने जान नहीं थी वक्त से दिहाड़ी के, छाती के मां से लपटे उस घर की बाकी के, छाती के मां से लपटे उस घर की बाकी के, मेरा एक साड़ी में दो नवाने, एक साड़ी में दो नवाने, या साबत शान रखोली घर की अतारा सुगर पानी पीना बोली, आया वाले आम लगा आया ना बोली, उस घर की अतारा सुगर पानी पीना बोली। तो साथियों, ये तो हमने रागनी सुनी हृदय पाटिया और रमेश कुमार सैनी और साथियों द्वारा थी। और अब महत्वपूर्ण जानकारी दे देते भाई कार्य संबंधित सूचना, क्योंकि देखिए दिनांक 9 अक्टूबर से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में अपने कार्यक्रम में बदलाव कर रहा है और आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के एक नए अंदाज में सुन सकेंगे। सुबह के समय के कार्यक्रम में जो बदलाव हमने किया, सुबह 7:30 बजे पर भाई रविवार को बाल सभा, सोमवार से शुक्रवार को प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और शनिवार को जो शक्ति मंच महिलाओं का अपना कार्यक्रम, और सुबह 10 बजे प्रतिदिन हेलो कुरुक्षेत्र फोन इन कार्यक्रम है और विविध भारती के कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 10 बजे तक है। और शाम की सभा में जो हमने परिवर्तन करा है वो रोजाना 5 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे युवानी, युवा वेस्ट और युवाओं का जो कार्यक्रम है युवा नेक्स्ट का, और 5:30 बजे हम नव तरंग सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा नए गीतों पर आधारित, और 7:45 पर हमें जो शाम में कार्यक्रम सुनेंगे गुलदस्ता नॉन फिल्मी जो गीत गज़लों पर आधारित है, और रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप विविध भारती के कार्यक्रम, और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे भाई फरमाइश आपकी। और सोमवार को कार्यक्रम रहेगा पत्रों पर आधारित, मंगलवार से शनिवार व्हाट्सएप पर आधारित, और रविवार को हेलो FM। और भाई जो शनिवार रात्रि 10 बजे परिक्रमा साप्ताहिक घटनाओं का जो लेखा जोखा जो कार्यक्रम है, और इन सभी कार्यक्रमों को आप पूर्व प्रसारित कार्यक्रमों के साथ नए अंदाज में सुनेंगे 9 अक्टूबर से। तो भाइयों, ये तो कार्य संबंधित सूचना। और एक मोटे अनाज के बारे में भी बताते थे भाई, मोटा अनाज हमने ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि व्यायाम के माध्यम से हम ये बता रहे कि अगर जो मोटा अनाज खाए तो बाजरे के जो पोषण मूल्य है उसके बारे स्वास्थ्य लाभ है, और ये सारी हमने जानकारी बढ़िया तरीके से मिल लगी और हम स्वस्थ भी इसमें रहेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भाइयों, विनोद मोरवाल को इस अंक में इजाज़त दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।